नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत सरकार आखिर चलती कैसे है। नमस्कार। हाँ, मतलब भारत की शासन प्रणाली। बिल्कुल। और इसके लिए हम एम लक्ष्मीकांत की किताब भारतीय राजव्यवस्था, खासकर उसके भाग 2 को आधार बना रहे हैं। ये किताब तो खैर जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है ही। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ये हर उस इंसान के लिए अहम है जो समझना चाहता है कि हमारा देश, हमारी सरकार कैसे काम करती है। सही कहा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ नियमों को जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि जो हमारी व्यवस्था है, जो संसदीय भी है और संघीय भी, ये कैसे स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन साधती है। और केंद्र की शक्ति और राज्यों की अपनी जगह, इन दोनों के बीच कैसे तालमेल बैठता है। हाँ, क्योंकि ये बड़ा एक कह सकते हैं एक जटिल ताना बाना है। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं, देखते हैं ये संतुलन कहाँ है और कहाँ शायद तनाव भी है। जरूर। तो शुरुआत करते हैं संसदीय प्रणाली से। हमने ये ब्रिटिश मॉडल क्यों अपनाया, अमेरिका वाला राष्ट्रपति सिस्टम क्यों नहीं? मुझे लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण शायद जवाबदेही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं और इसका मतलब मूल फंडा यही है कि सरकार यानी कार्यपालिका अपनी नीतियों और कामों के लिए संसद यानी विधायिका के प्रति सीधे तौर पर जिम्मेदार है। अच्छा। इसकी कुछ खास पहचान है। पहली देखिए, यहाँ नाम मात्र का प्रमुख और असली प्रमुख वो अलग अलग होते हैं। हाँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बिल्कुल। राष्ट्रपति हमारे देश के नाम मात्र मतलब डी जूरे हेड है, जबकि असली कार्यकारी ताकत दी फैक्टो पावर वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास होती है। ठीक है। दूसरी बात, बहुमत दल का शासन, मतलब लोकसभा में जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलेगा सरकार वही बनाएगा, सीधा हिसाब है। और तीसरी जो शायद सबसे खास है वो है सामूहिक उत्तरदायित्व। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि पूरी की पूरी मंत्री परिषद, पूरी कैबिनेट एक टीम की तरह लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। अगर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो किसी एक मंत्री को नहीं बल्कि पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। हाँ, वो कहते हैं ना, सब एक साथ तैरते हैं या डूबते हैं। बिल्कुल वही। तो इससे सरकार पर एक चेक रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार हमेशा संसद की नजरों में रहती है। हाँ, सिद्धांत तो यही है। देखिए, मंत्री जो होते हैं वो संसद के सदस्य भी होते हैं। अगर कोई मंत्री बनते समय सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है। अच्छा। तो इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक जुड़ाव बना रहता है। और इस पूरी पिक्चर के सेंटर में होते हैं प्रधानमंत्री। वो सरकार के भी मुखिया हैं, कैबिनेट के भी, और ज्यादातर अपनी पार्टी के भी सबसे बड़े नेता होते हैं। और वो चाहें तो लोकसभा भंग भी करवा सकते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग कर सकते हैं ताकि नए चुनाव हो सकें। ये भी एक अहम पहलू है। लेकिन इस सिस्टम की कुछ कमजोरियां भी तो होंगी। जैसे मैंने सुना है सरकारें अस्थिर हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। फायदे हैं, जैसे आपने कहा, सरकार ज्यादा जवाबदेह होती है, कार्यपालिका विधायिका में टकराव कम होता है, तानाशाही का डर कम रहता है। लेकिन नुकसान भी हैं। जैसे? सबसे बड़ा नुकसान, खासकर आजकल के गठबंधन युग में, वो है अस्थिरता का डर। बहुमत गया तो सरकार गई। दूसरा, सरकारें बदलती हैं तो कई बार नीतियों में भी एकदम से बड़ा बदलाव आ जाता है। तीसरा, ये शक्ति के बंटवारे, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत से थोड़ा अलग है, क्योंकि मंत्री विधायिका का ही हिस्सा होते हैं। और चौथा, ये भी जरूरी नहीं कि जो मंत्री बने वो अपने विभाग का एक्सपर्ट ही हो। फिर भी हमारे संविधान बनाने वालों ने इसी मॉडल को क्यों चुना? अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली ज्यादा स्थिर नहीं लगती? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है और इसके पीछे कई कारण थे। पहली बात तो ये कि हम ब्रिटिश राज की वजह से इस सिस्टम से परिचित थे, हमें इसका अनुभव था। ठीक है। दूसरी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे हमारे नेताओं ने स्थिरता से ज्यादा जवाबदेही को अहमियत दी। उन्हें लगा कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो रोज संसद को जवाब दे सके। तीसरी वजह थी कि वो अमेरिका जैसा सिस्टम नहीं चाहते थे, जहां राष्ट्रपति और विधायिका कांग्रेस के बीच अक्सर मतलब टकराव और गतिरोध बना रहता है। अच्छा, वो उससे बचना चाहते थे। हाँ, और आखिर में भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, इतने सारे अलग अलग हित हैं, उनके लिए यह संसदीय प्रणाली ज्यादा ठीक लगी, जहां अलग अलग समूहों को प्रतिनिधित्व मिल सके। समझ गई। तो ये तो हुई संसदीय प्रणाली की कहानी। अब आते हैं दूसरे बड़े पहलू पर, संघीय व्यवस्था मतलब फेडरल सिस्टम। ये अक्सर सुनने में आता है कि भारत का संविधान फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटेरियन इन स्पिरिट है। इसे क्वाजी फेडरल या अर्ध संघीय भी कहते हैं।
ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये वाकई भारतीय संविधान की एक बहुत ही अनोखी बात है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे यहाँ ना तो अमेरिका जैसा एकदम शुद्ध संघीय ढांचा है जहाँ राज्य बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और न ही ब्रिटेन जैसा एकात्मक ढांचा जहाँ सारी ताकत केंद्र के पास होती है। तो हमने बीच का रास्ता चुना। बिल्कुल, हमने एक मिला जुला रास्ता अपनाया है जिसमें दोनों के तत्व हैं। एक तरफ आपको साफ साफ संघीय लक्षण दिखेंगे, जैसे दो स्तरों पर सरकारें हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। इसे द्वैध शासन कहते हैं। फिर एक लिखित संविधान है जो बताता है कि किसके पास क्या शक्ति होगी। हाँ, वो 7वीं अनुसूची वाली लिस्ट्स। हाँ बिल्कुल, शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संविधान ही सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई नहीं। और संविधान में जो संघीय ढांचे से जुड़े अहम बदलाव करने हैं वो आसानी से नहीं हो सकते, राज्यों की सहमति भी चाहिए होती है। यानी संविधान कठोर भी है कुछ मामलों में। हाँ, और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो संविधान की व्याख्या करती है और केंद्र राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाती है। और हाँ, राज्यसभा का होना भी इसी संघीय भावना को दिखाता है, क्योंकि वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये तो हो गए संघीय लक्षण। लेकिन फिर वो कौन सी बातें हैं जो इसे आत्मा से एकात्मक बनाती हैं, मतलब जो केंद्र को ज्यादा ताकतवर बनाती हुई दिखती है? हाँ, यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। संविधान में कई ऐसी चीजें हैं जो पड़ला केंद्र की तरफ झुका देती हैं। इन्हें हम एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं कह सकते हैं। क्या है वो? जैसे सोचिए, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है, राज्यों का अपना अलग संविधान नहीं है जैसा अमेरिका में होता है। अच्छा। फिर नागरिकता भी एक ही है, हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। हाँ, ये तो है। संविधान में कई चीजें ऐसी हैं जिन्हें संसद अकेले ही बदल सकती है, राज्यों से पूछने की जरूरत नहीं। मतलब संविधान लचीला भी है। न्यायपालिका भी एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर बाकी अदालतें। और फिर कुछ और बड़ी बातें हैं, जैसे राज्यों में राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? केंद्र सरकार। हाँ। और राज्यपाल कई बार केंद्र के एजेंट की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। फिर हैं अखिल भारतीय सेवाएं, IAS IPS वगैरह। ये अफसर राज्यों में काम करते हैं, पर इनका कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी केंद्र होता है। अच्छा, मतलब नियंत्रण केंद्र का। हाँ, और सबसे बढ़कर हैं आपातकालीन प्रावधान। जब इमरजेंसी लगती है तब तो देश का ढांचा लगभग पूरी तरह एकात्मक हो जाता है, सारी ताकत केंद्र के हाथ में आ जाती है। तो क्या ये मानना सही है कि ये जो एकात्मक झुकाव है ये राज्यों की स्वायत्तता को कम करता है? क्या ये संघीय भावना के खिलाफ नहीं है? ये सवाल तो भारतीय राजनीति में हमेशा से उठता रहा है, बहस का मुद्दा है। आलोचक बिल्कुल कहते हैं कि केंद्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और इससे राज्यों की ऑटोनॉमी कम होती है। लेकिन इसका कुछ कारण भी तो होगा। हाँ, शायद संविधान बनाने वाले हमारे नेता देश की एकता और अखंडता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे। उन्हें लगा कि भारत जैसी विशाल विविधता, इतनी क्षेत्रीय असमानताओं और बाहरी खतरों को देखते हुए एक मजबूत केंद्र का होना बहुत जरूरी है। तो ये टकराव से बचने के लिए था। हाँ, शायद इसीलिए इसे टकराव वाले संघवाद के बजाय सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहने पर जोर दिया जाता है। मतलब कि केंद्र और राज्य दुश्मन नहीं, बल्कि पार्टनर हैं जो मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि असलियत में तो खींचतान चलती रहती है। हाँ बिल्कुल, सहयोग भी होता है, तनाव भी होता है और सौदेबाजी भी खूब होती है, जिसे कुछ लोग बार्गेनिंग फेडरलिज्म भी कहते हैं। आपने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की बात की। ये असल में काम कैसे करता है? इनके आपसी रिश्ते कैसे चलते हैं? देखिए, इन रिश्तों को हम मोटा मोटा 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। विधायी यानी कानून बनाने वाले संबंध, प्रशासनिक यानी कानूनों को लागू करने वाले संबंध, और वित्तीय यानी पैसे रुपए वाले संबंध। ठीक है, पहले विधायी संबंधों की बात करते हैं। हाँ, तो विधायी संबंध मतलब कानून बनाने की शक्ति। जैसा हमने पहले कहा, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। एक है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेल, मुद्रा वगैरह। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। और राज्य सूची? राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में वो विषय हैं जो स्थानीय महत्व के हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, कृषि, जेल। इन पर सामान्य तौर पर राज्य की विधानसभाएं कानून बनाती हैं। और एक तीसरी भी है। हाँ, वो है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें ऐसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का साझा हित है, जैसे शिक्षा, जंगल, ट्रेड यूनियन, शादी, तलाक। इस पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानसभा भी। लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव हो जाए तो फिर
केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ये एक और उदाहरण है जहां केंद्र का पलड़ा भारी है। अच्छा, और अगर कोई ऐसा विषय आ जाए जो इन तीनों लिस्ट में कहीं है ही नहीं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूअरी पावर्स कहते हैं, और ये शक्ति भी संसद के पास ही है। यानी ज्यादातर कानून बनाने की ताकत केंद्र के पास ही दिख रही है। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। और एक और बात, कुछ खास हालात में, जैसे अगर राष्ट्रीय हित का मामला हो और राज्यसभा एक प्रस्ताव पास कर दे या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो, तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ओहो, यानी राज्य सूची भी पूरी तरह राज्यों की नहीं है? कुछ विशेष परिस्थितियों में नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशासनिक संबंधों की। मतलब कानूनों को लागू करने के मामले में क्या होता है? देखिए, प्रशासनिक संबंध भी ज्यादातर विधायी शक्तियों के साथ ही चलते हैं। मतलब केंद्र सरकार संघ सूची के विषयों पर बने कानूनों को लागू करती है और राज्य सरकारें राज्य सूची के विषयों पर। ठीक। लेकिन यहाँ भी केंद्र का थोड़ा नियंत्रण रहता है। केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वो अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल इस तरह करें कि संसद के कानूनों का पालन हो। अच्छा, निर्देश दे सकता है। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी IAS, IPS, इनकी भर्ती तो केंद्र करता है, पर ये राज्यों में काम करते हैं। तो ये भी एक तरह से प्रशासनिक तालमेल और कुछ हद तक केंद्रीय निगरानी का साधन बनते हैं। और राज्यपाल की भूमिका तो है ही। अब आते सबसे मुश्किल मुद्दे पर, वित्तीय संबंध, पैसे का मामला। क्या राज्यों के पास अपने खर्चे चलाने के लिए काफी पैसा होता है? ये हमेशा से ही केंद्र राज्य रिश्तों का एक बहुत ही संवेदनशील पहलू रहा है। देखिए, टैक्स लगाने और उससे मिले पैसे को बांटने का एक पूरा सिस्टम संविधान में दिया गया है। ज्यादातर जो बड़े टैक्स हैं जिनसे ज्यादा कमाई होती है, वो लगाने का अधिकार केंद्र के पास है। जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, अब GST का बड़ा हिस्सा। तो राज्यों के पास क्या बचता है? राज्यों के पास भी टैक्स लगाने के अधिकार हैं, जैसे शराब पर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कृषि आय पर टैक्स, जो लगता नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह। लेकिन उनकी कमाई के साधन केंद्र के मुकाबले कम हैं। तो फिर राज्यों का खर्चा कैसे चलता है? यहीं पर केंद्र की भूमिका आती है। केंद्र कुछ टैक्स वसूलता है और फिर उसका हिस्सा राज्यों को देता है। कुछ टैक्स केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाते हैं। इसके अलावा केंद्र अपनी तरफ से राज्यों को मदद के तौर पर अनुदान भी देता है, जिसे ग्रांट्स इन एड कहते हैं। और ये कौन तय करता है कि किसको कितना मिलेगा? इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग बनाते हैं। अच्छा। इस आयोग का काम ही यही सिफारिश करना होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स से होने वाले कमाई का बंटवारा कैसे हो और राज्यों को कितना अनुदान दिया जाए। तो ये आयोग संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हाँ, कोशिश तो यही रहती है। लेकिन फिर भी राज्य अक्सर शिकायत करते हैं कि वो वित्तीय रूप से केंद्र पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं और उन्हें ज्यादा स्वायत्तता मिलनी चाहिए। उधार लेने के मामले में भी राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण रहता है। वो देश के बाहर से उधार नहीं ले सकते बिना केंद्र की मर्जी के। समझ गई। तो ये तो हुई केंद्र और राज्यों के बीच की रिश्ते की कहानी, जिसमें सहयोग भी है और थोड़ी खिंचतान भी। लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, इसमें राज्य भी तो आपस में बातचीत करते होंगे। उनके आपसी रिश्ते कैसे चलते हैं? उनके बीच तालमेल कैसे बनता है? बिल्कुल सही सवाल है। राज्यों के बीच भी अच्छे रिश्ते बने रहें, सहयोग हो और अगर कोई विवाद हो तो वो सुलझ जाए, इसके लिए भी संविधान में और कानूनों में कई व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे कि एक बड़ा मुद्दा होता है नदियों के पानी का बंटवारा, अंतर्राज्यीय जल विवाद। इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर ऐसे विवादों के निपटारे के लिए कोई व्यवस्था करे, जैसे कि विशेष ट्रिब्यूनल बनाना। हाँ, कावेरी जल विवाद या सतलुज यमुना लिंक नहर जैसे मामले तो बहुत सालों से चल रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये कितने जटिल मुद्दे हो सकते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था है अंतर्राज्यीय परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल की। अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति इसका गठन कर सकते हैं। इसका क्या काम है? इसका काम है राज्यों के बीच या केंद्र और एक से ज्यादा राज्यों के बीच अगर कोई साझा हित के मुद्दे हैं तो उन पर चर्चा करना, जांच करना और आपसी समन्वय को बढ़ावा देना। ये एक सलाहकारी संस्था है। अच्छा, और क्या तरीके हैं आपसी तालमेल के? एक और अहम बात है कि एक राज्य के कानूनों, सरकारी रिकॉर्ड्स और अदालतों के फैसलों को दूसरे राज्यों में भी मान्यता दी जाती है। मतलब पूरे देश में एक तरह का आपसी भरोसा बना रहे। ठीक है। फिर
पूरे देश में व्यापार और वाणिज्य यानी कि बिजनेस करने की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की गई है संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत। हालांकि इस पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। और एक और चीज है, क्षेत्रीय परिषदें या जोनल काउंसिल्स, ये संविधान में नहीं है बल्कि इन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत बनाया गया था। ये क्या करते हैं? ये भी सलाहकारी संस्थाएं हैं। देश को कुछ क्षेत्रों जोन्स में बांटा गया है और हर क्षेत्र के राज्य इन परिषदों में मिलकर अपने आपसी मसलों पर, आर्थिक और सामाजिक योजना पर बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। तो मतलब सामान्य हालात में सहयोग और समन्वय के लिए एक पूरा ढांचा मौजूद है। लेकिन जब हालात सामान्य ना हो तब क्या होता है? यहीं पर संविधान के वो आपातकालीन प्रावधान आते हैं ना, भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। ये तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं सुनने में। हाँ, ये प्रावधान वाकई बहुत शक्तिशाली हैं और ये केंद्र सरकार को असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। इनका मकसद है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा को हर हाल में बचाना। संविधान में 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 में है। ये कब लगता है? ये तब लगाया जा सकता है जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा को खतरा हो। सशस्त्र विद्रोह पहले तो शायद आंतरिक अशांति था। हाँ बिल्कुल, पहले आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, लेकिन 1975 में लगी इमरजेंसी के बाद 44वें संशोधन से इसे बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द का दायरा बहुत बड़ा और अस्पष्ट था और उसका दुरुपयोग हुआ था। अच्छा, और इसे लगाता कौन है? राष्ट्रपति इसकी घोषणा करते हैं, लेकिन वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट उन्हें लिखित में ऐसी सलाह दे, सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं। ये भी 44वें संशोधन से जोड़ा गया एक सुरक्षा उपाय है। और लगने के बाद घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से, वो भी विशेष बहुमत स्पेशल मेजॉरिटी से, इसका पास होना जरूरी है, नहीं तो ये खत्म हो जाएगी। और जब ये लग जाता है तो इसका असर क्या होता है? असर बहुत बड़ा और गहरा होता है। आप समझिए कि देश का पूरा संघीय ढांचा लगभग एकात्मक में बदल जाता है। मतलब केंद्र सरकार राज्यों को किसी भी मामले पर निर्देश दे सकती है। संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ओहो! और जो सबसे चिंता की बात होती है वो है मौलिक अधिकारों पर असर। अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं, जैसे बोलने की आजादी, कहीं भी आने जाने की आजादी, वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं अगर इमरजेंसी युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगी हो। और बाकी मौलिक अधिकार? राष्ट्रपति एक अलग आदेश जारी करके बाकी मौलिक अधिकारों, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, को भी अदालत में लागू करवाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। मतलब आप अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ उस दौरान कोर्ट नहीं जा सकते। अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते? नहीं, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों अधिकार इमरजेंसी में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। ये भी 44वें संशोधन की ही देन है। और लोकसभा का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है? हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर प्रावधान है। अच्छा, दूसरा आपातकाल है राष्ट्रपति शासन। इसके बारे में तो बहुत सुनने को मिलता है, वो क्या है? हाँ, वो है राज्य आपातकाल, या जिसे आमतौर पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। इसका आधार अनुच्छेद 356 है। ये कब लगता है? ये तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी और तरह से ये समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। मतलब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और इसके लिए भी संसद की मंजूरी चाहिए। हाँ, इसे घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना होता है। और ये कितने समय के लिए लगता है? ये एक बार में 6 महीने के लिए लगता है और इसे बार बार बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। लेकिन 1 साल के बाद बढ़ाने के लिए कुछ खास शर्तें पूरी होनी चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 356 का तो बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने के आरोप लगते रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बिल्कुल सच है। ये शायद हमारे संविधान का सबसे ज्यादा विवादित और विवादास्पद प्रावधान है। आलोचक कहते हैं
कि केंद्र में जो भी सरकार रही है उसने अक्सर इसका इस्तेमाल राजनीतिक कारणों से किया है, मतलब विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए। अच्छा, मतलब राजनीतिक हथियार की तरह। हाँ, कई बार ऐसा देखा गया है। इससे न सिर्फ संघीय ढांचा कमजोर होता है बल्कि राज्यों के लोकतांत्रिक अधिकार का भी हनन होता है। इसीलिए सरकारिया आयोग, पुंची आयोग जैसे कई आयोगों ने इसके दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है और कहा है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आखिरी उपाय के तौर पर होना चाहिए, जब कोई और रास्ता न बचे। और जब ये लग जाता है तब राज्य में क्या होता है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य की चुनी हुई सरकार बर्खास्त हो जाती है। राज्य की सारी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं, जिन्हें वो आमतौर पर राज्यपाल के जरिए इस्तेमाल करते हैं, और राज्य की विधानसभा या तो निलंबित कर दी जाती है या भंग कर दी जाती है, और उसकी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास चली जाती है। संसद ही राज्य का बजट भी पास करती है। यानी पूरा नियंत्रण केंद्र के हाथ में। हाँ, उस राज्य के मामले में। ठीक है। और तीसरा प्रकार आपने बताया था वित्तीय आपातकाल। हाँ, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 के तहत। ये तब लगता है? ये तब लगाया जा सकता है जब राष्ट्रपति को ये लगे कि भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है। और इसके लिए भी संसद की मंजूरी? हाँ, इसे भी घोषणा के 2 महीने के अंदर संसद के साधारण बहुमत से मंजूरी चाहिए होती है। और इसके प्रभाव क्या होते हैं? इसके तहत केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकता है। राज्यों के धन विधेयक, मनी बिल्स राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी भी या सभी वर्गों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हो सकते हैं। क्या ये कभी लगा है भारत में? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि आज तक भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने की नौबत कभी नहीं आई है। तो कुल मिला के देखें तो ये आपातकालीन प्रावधान दिखाते हैं कि खास परिस्थितियों में हमारा संघीय ढांचा कैसे एकात्मक में बदल सकता है और केंद्र कितना ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये प्रावधान दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर थे।